नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज से हम मध्ययुगीन भारत के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेते थे। आज से हम नया जो टॉपिक है मध्ययुगीन भारतीय इतिहास, जिसे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ हम ज्योग्राफी पे भी लेक्चर बनाने वाले हैं। तो आज की जो मेडिवल हिस्ट्री में कौन से टॉपिक आते हैं, इसका सिलेबस हम पहले जान लें, क्योंकि हमें सिलेबस पता नहीं होगा तो हमें कैसे पता होगा कि कौन सा जो घटक है किस टॉपिक में आता है या फिर उस हिस्ट्री से संबंधित है। क्योंकि हमें पढ़ना तो सभी होता है, लेकिन अगर हमें सिलेबस पता नहीं हुआ तो हम एग्जाम जो होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा, क्योंकि हमें क्रम नहीं पता होता है। अगर हम क्रमवार स्टडी करते हैं तो इजीली समझ में भी आ जाता है, और अगर बीच बीच में पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है हम, क्योंकि जो पूरा संभ्रम निर्माण होता है और हम जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा क्रमवार स्टडी किया करें, क्योंकि एक लाइन में अगर आप पढ़ते हो तो पूरे जो कालखंड है हिस्ट्री के या फिर जो भी कौन सी जो घटना है कौन सी घटना पे आधारित है ये आपको पता चलती है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर हमें सिलेबस नहीं पता तो हम शायद एग्जाम जो है उसको क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे आपकी डिग्री के एग्जाम हो, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम हो, आपको सबसे पहले सिलेबस को याद कर लेना चाहिए। क्योंकि आपने जहाँ सिलेबस याद कर लिया है, आधा सिलेबस जब कर लेते हो आप याद, तो आधी लड़ाई तो वही जीत जाते हो। ठीक है, मतलब आपकी सिलेबस जो है आपकी लड़ाई में आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। तो हमारे जो मध्ययुगीन इतिहास है इसमें कौन से टॉपिक आने वाले इस बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे संघर्ष का या फिर आक्रमण का काल। ठीक है, यहाँ हम संघर्ष और आक्रमण के काल में देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ है। उसके बाद अरब जो आक्रमणकारी है उनके बारे में, तुर्की आक्रमणकारी के बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि मैंने प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ा रही थी तो मैंने हर्षवर्धन के बारे में बताया था कि वो अंतिम हिंदू राजा है। उत्तर में देखें, दक्षिण में जो है चालुक्य, चोल, पल्लव वंश चल रहे हैं, और साथ ही साथ उत्तर में जब हर्षवर्धन के राज्य का पतन होता है तो उस पर अरबों के आक्रमण, तुर्की आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए उसे संघर्ष का या फिर आक्रमण का काल कहा गया है। और मध्ययुगीन भारत में हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहाँ उत्तर में जो संघर्ष का काल चलता है, जहाँ तुर्की और अरबी आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं, वही भारत के दक्षिण एरिया में चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश जो है राष्ट्रकूट, इन लोगों का जो शासन चल रहा होता है, पांड्य सब इसी में आ जाते हैं। उत्तर में बाहर से आक्रमणकारी आ रहे तो दक्षिण में जो है राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य इनका शासन चलता है। तो आक्रमणकारी में कौन से देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। क्योंकि हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि ये जो इस्लाम धर्म है, जिसके अरब है या फिर तुर्की जो मानने वाले हैं, वो उन्होंने क्यों, किस हेतु से भारत पे आक्रमण किया। इसलिए इस्लाम धर्म का जो उदय उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं आज की वीडियो में ज़्यादा डीपली बताने वाली नहीं हूँ, सिर्फ पॉइंट बताने वाली हूँ कि कौन से पॉइंट आने वाले और हम कौन से पॉइंट जो है पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हम देखेंगे कि अरब आक्रमणकारी जहाँ मोहम्मद बिन कासिम है उसके बारे में लेंगे। तो तुर्की जो आक्रमणकारी है वह हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद गजनी के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम सुल्तान वंश, क्योंकि इन आक्रमणकारी का मोहम्मद गौरी के बाद उसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उससे गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो सुल्तान जो है, सुल्तान ईरा या फिर सुल्तान जो कालखंड है उसमें 5 जो शासक होते हैं, जैसे गुलाम है, गुलाम वंश है आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। गुलाम वंश में 11 शासक आते हैं, वही खिलजी वंश में 5, तुगलक में 9, सैयद में 4 और लोधी में 3 शासक जो है आते हैं। मुगल वंश के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे मुगल वंश के बारे में। तो जो मुगल वंश है उसमें हमें देखने को मिलता है कि बाबर ने इसकी स्थापना की थी, मुगल वंश की। देखिए, सुल्तान वंश की जो स्थापना है वो गुलाम वंश से स्टार्ट हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, यहाँ गुलाम वंश आएगा, तो यहाँ पे बाबर, ये दोनों ही अलग है। ठीक है, जो सुल्तान है ये अलग है और मुगल जो है ये दोनों ही अलग। भले ये दोनों ही इस्लाम धर्म से संबंधित हो, लेकिन दोनों जो शासक है वो अरब है, एक अरबी है तो एक तुर्की है। ठीक है, अफगानी कहते हैं आप शायद से, एक अफगानी तुर्की है। तो इसमें मुगल वंश का जो है बाबर ने स्थापना की, बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं, उसके बाद शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी था वो सुल्तान वंश से संबंधित है, जो मुगल वंश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी है। उसके बाद हम अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में और औरंगजेब के बारे में हम मुगल सल्तनत में पढ़ेंगे। वहीं पे उत्तरवर्ती जो मुगल है, क्योंकि इसमें जो 7 शासक आते हैं, 6 कौन से जो मुगल है और एक 7वां जो है
जो सुल्तान शेर शाह सूरी। तो वहीं पे उत्तरवर्ती में 9 शासक आते हैं, जिसका जो बहादुर शाह से स्टार्ट होता है और बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट होता है। और बहादुर शाह जफर जो है 1857 में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उन पर ये जो है उत्तरवर्ती जो मुगल है समाप्त होते हैं। तो बहादुर शाह है, जानदर शाह है, आलम शाह है, आलमगीर शाह है, मोहम्मद शाह है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। जब अगर हम क्रमवार देखते हैं तो बहादुर शाह है, जहांगीर शाह है, फरखुर शाह है, अहमद शाह है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह है, आलमगीर शाह है, आलमगीर सेकंड है, अकबर सेकंड है, शाहजहां सेकंड है, और उसके बाद देखेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में। और फिर सूफी आंदोलन के बारे में अगर हम देखना चाहिए तो सूफी आंदोलन में देखेंगे, क्योंकि ये सभी जो है वो मध्ययुगीन इतिहास में आते हैं, चाहे सूफी आंदोलन हो, भक्ति आंदोलन हो। तो सूफी आंदोलन में हम चिश्ती आंदोलन देखेंगे, सूफी आंदोलन देखेंगे, सत्तरी आंदोलन देखेंगे, फिरदौस या नक्शबंदी और सुराहवर्दी आंदोलन के बारे में सूफी आंदोलन में उसकी जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं कुछ भी यहाँ डीपली आपको समझाने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ बताने वाली कि हम कौन से जो टॉपिक है वो मध्ययुगीन भारत में पढ़ने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि मध्ययुगीन भारत में कौन से टॉपिक आते हैं, प्राचीन भारत में कौन से टॉपिक आते हैं, और साथ ही साथ आधुनिक भारत में कौन से टॉपिक आते हैं इतिहास के सिलेबस में। तो भक्ति आंदोलन में हम देखेंगे नैनार शाखा है, अलवर शाखा है, सगुन शाखा और दुर्गुन शाखा के बारे में। प्रांतीय राजवंश के बारे में देखिए, अभी यहाँ पे एक उत्तरवर्ती मुगल शासक के स्वायत्त राज्य है, मतलब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे जब मुगल सत्ता चालू थी तब मुगलों से जो विभक्त हुए हैं वो सभी स्वायत्त राज्य आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रांतीय राजवंश जो आते हैं, तो मुगल शासक जो है वो स्टार्ट हो रहा था, या फिर उसके पहले भी जितने भी प्राचीन या फिर प्रांतीय शासक रहे उसके बारे में आते हैं। ये मुगलों से विभक्त हुए हैं, तो ये मुगलों के पहले है। तो प्रांतीय शासक में हम देखेंगे बहामनी है, मालवा है, बरार है, बीदर है, अहमदनगर है, गुजरात है, उड़ीसा है, खानदेश है, गोलकुंडा, बंगाल है, जौनपुर है, मारवाड़, मेवाड़, इन सब के बारे में हम प्रांतीय राजवंश के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद आते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर में हम गंग है, हसन है, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ हम देखें, हम सुल्तान काल की, मुगल काल की, सुल्तान काल की और विजयनगर की प्रशासकीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, उन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हम ये जो सभी जो टॉपिक जो मैं बता रही हूँ, हर एक जो पॉइंट है उस पर से सेपरेट वीडियो बनने वाला है। चाहे वो बहादुर शाह प्रथम हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, शाह आलम सेकंड हो, चाहे कुछ भी हो, मोहम्मद रंगीला, कुछ भी, हर एक पर हमारा जो अलग से वीडियो बनने वाला है, जो सेपरेट होगा, ठीक है। उसके बाद मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में स्थापन हुआ था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने स्थापन किया था। उसके बाद देखेंगे हम संभाजी राजा के बारे में, राजा राम है, ताराबाई है, शाहू महाराज है। उसके बाद जितने पेशवे आते हैं, जैसे बालाजी विश्वनाथ है, बालाजी बाजीराव है, नाना साहेब पेशवे हैं, फिर उसके बाद माधव राव आते हैं, नाना साहेब जो आते हैं, उन सब बाजीराव जो सेकेंड है उनके बारे में, उन सब के बारे में यहाँ हम मराठा शासन के बारे में, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, या फिर भोसले आते हैं, फिर उसके बाद गायकवाड़ है, भोसले, होलकर, उन सभी के बारे में जो मराठा साम्राज्य से संबंधित है उन सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, एकदम सेपरेट से, जहाँ अहिल्याबाई होलकर भी आती है, ठीक है। उन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। जहाँ लक्ष्मीबाई जो आती है, झांसी की लक्ष्मीबाई, तो जिसमें हम प्रांतीय राजवंश देखने वाले, वहाँ पे हम झांसी के बारे में भी पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद देखेंगे उत्तर मुगल के स्वायत्त राज्य। तो उत्तर मुगल मतलब ये मुगल से जब अलग हुए, विभक्त हुए, तो इसमें कौन से आएंगे, अवध है, राजपूत है, मैसूर है, मेवाड़ है, कर्नाटक है, रोहिलखंड है, हैदराबाद है, जाट है, ये सभी जो राज्य है वो मुगल से अलग हुए थे, जिसमें हम हैदर अली है, उन सब के बारे में जानकारी लेने वाले। मतलब इनमें जितने भी बड़े बड़े जो शासक आए हैं या फिर जो महत्वपूर्ण रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी पे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे दी हूँ, इन पॉइंट के अंदर में भी जो सब पॉइंट आएंगे उन सभी पे हमारा जो है अलग से वीडियो बनने वाला है, ठीक है। ये तो हमारा मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस था। कल से हमारा जो है संघर्ष का आक्रमण है, संघर्ष या फिर आक्रमण का काल, उसमें इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।